आप सभी जितने भी मेरे डियर फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बायो साइंस, यानी आप लोगों को पता है कि बायो साइंस में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये 3 टॉपिक आता है, जिसके बारे में लगभग अब हम लोग अंत में आ चुके हैं। बस 2 वीडियो आएगा और ये 2 वीडियो में आपका जो है काम तमाम हो जाएगा बायो साइंस का, यानी यूँ कहा जाए तो इस साल में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बायो साइंस। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। और वो 2 वीडियो ऐसा आएगा जिसमें तमाम क्वेश्चन जो हम नहीं देखे हैं उसको जो है हम लोग अच्छे से एक जो है देख लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं। बाकी रिवीजन जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम के लिए होगा। सभी क्वेश्चन को रिवीजन में पढ़ना संभव नहीं है, और रिवीजन का मतलब भी होता है कि जो है इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा जाए, समझ गए। तो रिवीजन शुरू करेंगे तो बताएंगे कि रिवीजन में कैसे जो है पढ़ाई होगा। रिवीजन से पहले आप लोग को मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी आज का जो मेरा टॉपिक है वह 31 नंबर का वीडियो है, फर्स्ट ईयर जीएनएम बायो साइंस का, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। मेरा टॉपिक है आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, समझ गए। आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा चुके हैं, समझ गए ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सारे जो है आपको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट जितने भी सिस्टम है सबके बारे में मैं आपको, यहाँ तक कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। तो इतना पढ़ा दिए हैं कि आप अगर इतना नॉलेज रखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, समझ गए ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले इस चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो मेल मतलब होता है पुरुष, रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन करना, और सिस्टम होता है प्रणाली। मैं बार बार बताता हूँ, जहाँ भी सिस्टम आ जाए, सिस्टम का मतलब ही होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाता है, एक प्रणाली बनाता है, समझ गए। ये देखिए, ये अंग, अब ये सारे अंग जो होते हैं, तो ये अंग शरीर के बाहर और पेल्विक के भीतर यानी श्रोणि के भीतर स्थित होते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें से बहुत सारे ऑर्गेन हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेन हैं जो आपके आउटर मतलब बॉडी के बाहर स्थित है, समझ गए। कुछ ऐसे ऑर्गेन हैं जो बॉडी के अंदर स्थित है। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीका से ऑर्गेन है, दोनों का सम्मिलित मिलन ही जो है यह सिस्टम बनाता है, समझ गए। बेसिकली बात किया जाए तो मुख्य रूप से पुरुष जननांग, सीसन और वृषण है। मुख्य रूप से जननांग की बात किया जाए तो पेनिस, सीसन, और जो सीमेन होता है वृषण, वो है, समझ गए। जो वीर्य और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो क्या करता है, वीर्य और शुक्राणु को उत्पन्न करता है, समझ गए। जो संभोग के भाग के रूप में महिला के शरीर में एक डिंब को निषेचित करता है, जो क्या करता है कि महिला के वाजिनल के थ्रू इंटर कराता है, किस चीज़ को, डिंब को जो है निषेचित करता है स्पर्म के थ्रू, समझ गए ना। कौन, यही सीसन। तो ये महत्वपूर्ण है। पुरुष के ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपके सीसन और वृषण है, समझ गए। निषेचित डिंब जो युग्मनज होता है, जो मेल और फीमेल के जो अंडा और जो स्पर्म दोनों मिलता है, तो वह निषेचन होता है, जिससे एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है, एक फिटल के रूप में, जो बाद में शिशु के रूप में जन्म लेता है। और यही प्रक्रिया जो है प्रजनन करने की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी पुरुष के वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से प्रजनन की क्रिया में भाग लेता हो, वही जो है पुरुष जनन तंत्र कहलाता है, समझ गए। अब इसमें जो अंग होता है, कुछ ऑर्गेन ऐसा है जो बॉडी के बाहर है, कुछ ऐसे ऑर्गेन है जो बॉडी के अंदर है। तो यही दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से सम्मिलित रूप से पुरुष का सभी ऑर्गेन जो जनन की क्रिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाग लेता है, वही पुरुष जनन प्रणाली या तंत्र कहलाता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बता दिया कि कुछ जो है आपके आउटर ऑर्गेन है, कुछ आपके जो है इंटरनल ऑर्गेन है। तो इसको जो है आपको समझना है कि कौन आउटर कौन इंटरनल है। बेसिकली है कि जो बाहर से पुरुष के जो बॉडी में जो बाहर से जनन तंत्र वाला ऑर्गेन है, जो बाहर से जननांग दिखे महसूस हो, वह आपका आउटर हो जाएगा, और जो न दिखे जो इंटरनल है तो वह इंटरनल होगा, समझ गए ना।
तो बेसिकली हम इसमें सभी को एक जैसे सीरियल में यहाँ पे आपको लिख देते हैं। जैसे होता है एस्क्रोटम, एस्क्रोटम मतलब होता है वृषण कोष। वृषण कोष का मतलब होता है कि जिसमें आपका टेस्टिस जो है रहता है, उस कोष में टेस्टिस जहाँ पे रहता है उसे जो है हम एस्क्रोटम वृषण कहते हैं। जो हमारा एक आउटर ऑर्गेन है, जो क्या होता है माय डियर, आपके एक थैलीनुमा, चमड़ा का एक थैलीनुमा जो है लटका हुआ होता है, और इसी में जो है टेस्टिस होता है। तो ऊपर वाला जो लटका हुआ भाग होता है स्किन का, यही जो है एस्क्रोटम होता है। वृषण होता है जो इसके अंदर होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अधिवृषण होता है, एपिडाइडिमिस होता है। उसके बाद वास्ट डिफरेंस होता है, शुक्रवाहिका होता है। अब इसी जो मेल होता है, अगर वह अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, फीमेल की तरह अगर वह भी प्लानिंग करवाता है, फैमिली प्लानिंग, तो यही वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जो दोनों टेस्टिस से जो है क्या करता है, शुक्राणु को ले जाता है, समझ गए। दोनों जो है टेस्टिस से शुक्राणु को ले जाने का काम करता है, इसी वास डिफरेंस को काट देता है, जिससे शुक्राणु जो है क्या होता है, नहीं जा पाता है आगे, समझ गए ना। सुपरमेटिक कॉर्ड होता है, क्या होता है, वृषण रज्जु सुपरमेटिक कॉर्ड होता है, जो आपके टेस्टिस के ऊपर जो है एक लेयर सा बना होता है, ए वाला, समझ गए ना। उसके बाद सेमिनल वेसल्स होता है, शुक्राशय होता है, जो क्या करता है, आपको पेनिस के थ्रू जो है सीमेन को बाहर लाता है, समझ गए ना। उसके बाद होता है एजुकुलेटरी डक्ट होता है, स्खलन वाहिका होता है, जो पेनिस से बाहर निकालता है किसको, सीमेन को, समझ गए। और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि यह जो है स्पर्म में क्या करता है, गतिशील के लिए लिक्विड तरल को जो है छोड़ता है, समझ गए ना। और यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग, इसी मूत्र मार्ग के जरिए आपका सीमेन भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। और आपका पेनिस होता है, जो क्या करता है कि यही जो है आपके स्खलन का काम करता है। तो कुल यही 10 ऑर्गेन है, जिसको याद रखिएगा। अब पेनिस है, यह हमारा आउटर ऑर्गेन है, बाहर का ऑर्गेन है, समझ गए। उसी प्रकार से आपका टेस्टिस अंदर का हो जाता है, एस्क्रोटम जो है आपका बाहर का है, समझ गए। तो बाहरी अंग बहुत कम ही है, बाकी सब जो है आपके इंटरनल ही होता है। तो आपके सामने में है 10 ऑर्गेन के नाम याद रखिएगा। एस्क्रोटम, टेस्टिज, एपिडाइडेमिस अधिवृषण, वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिकाएं, वृषण रज्जु सुपरमेटिक कॉर्ड होता है, शुक्राशय सेमिनल वेसल्स होता है, स्खलन वाहिका होता है, एजुकुलेटरी डक्ट्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा होता है, और पेनिस यानी सीसन होता है। तो इतने सारे ऑर्गेन्स मिल के जो है मेल का रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम को बनाता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए फिगर में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब फिगर में आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपको पता है कि ये वाला बेलनाकार जो है एकदम मसल्स का बना होता है, यह पेनिस है, सीसन है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, समझ गए। इसी के जरिए जो है एजुकुलेट भी होता है, स्खलन का भी काम होता है सीमेन का, समझ गए। बाकी आप लोग देख लीजिए, ये आपका अधिवृषण है, ये वाला जो है एपिडाइडेमिस है, क्या है, ये वाला एपिडाइडेमिस है, जो आपको टेस्टिस के ऊपर एक लेयर सा बना के छत्ता सा रखता है। तो यही आपका एपिडाइडेमिस होता है, ये वाला, समझ गए, दोनों पे होता है, समझ गए। अब बाकी आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ए वाला जो थैलीनुमा ये जो देख रहे हैं, ए वाला, ये थैलीनुमा ही जो है आपका एस्क्रोटम होता है, जिसमें आपका जो है टेस्टिज, ए वाला टेस्टिज अंदर वाला मौजूद होता है, समझ गए। तो ये लटका हुआ जो भाग होता है, यह आपका क्या होता है, एस्क्रोटम होता है। इसी एस्क्रोटम में आपके टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, समझ गए। और वृषण पर एक मोटा सा लेयर होता है छत्तानुमा, यही आपका एपिडाइडेमिस अधिवृषण होता है। चीज़ों को समझ गए। शुक्रवाहिका का मतलब होता है कि ये जो होता है आपके शुक्र को क्या करता है, शुक्राणु को जो है ले जाता है। शुक्राणु को यह ले जाता है कहाँ पे, यहाँ पे लाता है, आपके इधर से होकर निकालता है, क्योंकि यह प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर ही जो है यह गुजरता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें क्या करता है, आपको लिक्विड को छोड़ता है सफ़ेद कलर का, समझ गए, जो ये स्पर्म को गतिशील बनाने के लिए कारगर होता है, समझ गए। तो ये जो है शुक्रवाहिना कहाँ जाता है, आपके आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, शुक्राशय से मिलते हुए जो है आपके इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, मूत्र मार्ग से होते हुए जो है आपके बाहर एजुकुलेट होने के लिए जाता है। चीज़ों को समझ गए।
तो नॉर्मली ये फिगर आपको बना देना है इसी प्रकार से, ऐसे बनाना है, ठीक है ना, ऐसे बनाना है। और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, बना देना है। इसमें आपका स्क्रोटम हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इस पर जो है आपको दोनों साइड से क्या करना है, ले जाना है ऐसे करके। और फिर जो है आपको ऐसे करके जो है ऐसे, मतलब कुछ इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। और नामकरण कर देना है। थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा लेकिन बड़ी आसान भी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रोस्टेट जो होता है ठीक जो है आपके आगे होता है, मूत्राशय के आगे प्रोस्टेट ही होता है, हल्का सा आगे थोड़ा सा नीचे आपके प्रोस्टेट ही होता है, समझ गए, जो डायरेक्टली आपके पेनिस के रास्ते से कनेक्ट होता है। क्योंकि यह जो है द्रव को छोड़ता है। पेनिस में जब एजुकुलेट होता है कोई व्यक्ति, तो वह जो है द्रव को छोड़ने का काम, चिपचिपा पदार्थ जो है यही प्रोस्टेट छोड़ता है, सफ़ेद कलर का, जो क्या करता है कि यह जो है सीमेन को क्या करता है, गतिशील बनाता है, समझ गए। तो प्रोस्टेट का यही रोल होता है, बाकी समझ गए। चलिए, और बाकी जो ये बड़ा सा भाग आप देख रहे हैं, ये मूत्राशय है, बड़ा सा भाग मूत्राशय का होता है, समझ गए। आगे चलिए, ये चीज़ें हैं। अब एक एक करके सबके बारे में हम समझते हैं। पहला है मेरा स्क्रोटम वृषण कोश। स्क्रोटम के अंदर नर का टेस्टिस पाए जाते हैं, वही गोला वाला इसी स्क्रोटम के अंदर में होता है, समझ गए ना। ये टेस्टिस वृषण होता है और यह स्क्रोटम है जो कि चमड़ी का थैलीनुमा लटका रहता है, समझ गए। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये वाला इस प्रकार से, जो कि उदर गुहा के बाहर शीशन के नीचे तथा थाई के बीच में लटका रहता है। अब आप लोग जानते हैं कि दो जो है स्क्रोटम होता है दोनों टेस्टिस के लिए, और यह जो है पीनस के नीचे लटकता रहता है, शरीर से बाहर होता है, समझ गए, दोनों जांघों के बीच में होता है। तो ये सब आपको पता है, जहाँ पे जिसमें क्या होता है कि आपके टेस्टिस मौजूद होता है। पहला हो गया। दूसरा होता है वृषण टेस्टिस। अब है टेस्टिस, नर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। जिस प्रकार से फीमेल में 2 ओवरीज होता है, उसी प्रकार से मेल में 2 जो है टेस्टिस होता है, समझ गए। वृषण नर की जनन ग्रंथियां रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है। टेस्टिस जो है आपका होता है, यह नर का एक प्रकार से ग्रंथि होता है, जो क्या करता है, जो फीमेल के समान जो है पाया जाता है। जिस प्रकार से फीमेल में 2 जो है आपके ओवरी दोनों साइड होता है, उसी प्रकार से मेल में भी जो है स्क्रोटम में, दोनों स्क्रोटम में एक एक टेस्टिस पाया जाता है, जो एक प्रकार से जनन ग्रंथि होती है ओवरीज की तरह, समझ गए। यह नर में शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये जो टेस्टिज होता है, यही टेस्टिज जो है स्पर्म का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है टेस्टिज। अगर किसी को टेस्टिज हाइड्रोसिल बढ़ जाता है और टेस्टिज को निकाल दिया जाएगा, तो उसको समझिए बच्चा कहाँ से होगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें होता है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 600 से 800 शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, समझ गए। ये नलिकाएं स्पर्म का निर्माण करती है। इन नलिकाओं के बीच बीच में लेडिंग की अंतराली कोशिकाएं, समझ गए, पाई जाती है, जो कि यौन आरंभ के पश्चात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल में ही पाया जाता है, और यही जो है हार्मोन जो है क्या करता है, आपको सिक्रेट करता है। ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जो 600 से 800 इसी टेस्टिज में पाया जाता है, और जो क्या करता है कि यही नलिका जो है आपको टेस्टिज में क्या करता है, निर्माण करता है स्पर्म का, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। और जो क्या होता है, इन नलिकाओं के बीच में ही लेडिंग की अंतराली कोशिकाएं भी पाया जाता है, जो यौन आरंभ प्यूबर्टी होने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। तो ये आपका हो गया टेस्टिस, समझ गए। अब टेस्टिस के बाद शुक्राणु का बात आया है, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भाई स्पर्म का जो है बारे में बताएं, 5 नंबर में सिर्फ स्पर्म के बारे में। तो चलिए स्पर्म के बारे में भी आपको समझा ही देते हैं। देखिए, परिपक्व शुक्राणु मैच्योर स्पर्म बेलनाकार सिलिंडर संरचना होती है। एक परिपक्व शुक्राणु को 3 भाग होते हैं। अब देखिए होता किस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है आपके होते हैं, समझ गए। ऊपर का हेड होता है, बीच में जो है आपका इस प्रकार से बॉडी होता है, समझ गए, और पीछे एक पूंछ होता है। इसी प्रकार से जो है शुक्राणु होता है, समझ गए। तो एक जो मैच्योर स्पर्म होता है वह सिलिंडर संरचना में होता है, और यह 3 भाग में होता है। ऊपर का हेड होता है, यह बॉडी होता है, और यह टेल पूंछ होता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, हेड, सिर, बॉडी, काय और टेल पूंछ होता है। अब एक एक करके चलिए देखते हैं। स्पर्म के सिर का अधिकांश भाग न्यूक्लियस से घिरा होता है।
स्पर्म का जो हेड का अधिकांश भाग होता है वह न्यूक्लियस से घिरा होता है, समझ गए ना, कि न्यूक्लियस से घिरा होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। इसके अगले नुकीले भाग पर टोपीनुमा मेम्ब्रेन स्थित होता है जिसमें कि एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब ये जो हेड होता है ना, तो हेड जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके जो है होते हैं, समझ गए, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद ये बॉडी होता है, उसके बाद ये पूंछ होता है, समझ गए। तो ये जो हेड होता है टोपीनुमा, ये टोपीनुमा नुकीला होता है और ये मेम्ब्रेन झिल्ली का बना होता है जिसमें आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम एंडाणु को भेदने में सहायक होते हैं। अब ये टोपीनुमा जो भाग होता है, यही टोपीनुमा भाग नुकीला होता है, इसमें एंजाइम होता है और यही एंजाइम अंडाणु को क्या करता है, भेदने में, ओवम को भेदने में सहायक होता है। और इसी टोपीनुमा मेम्ब्रेन को एक्रोसोम कैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोमल कैंप कहते हैं, जो क्या करता है, अंडा को भेदता है फीमेल के पार्ट में जाकर, और भेदता है तभी ना फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। तो यही चीज़ें आपको समझना है। ओके, आगे चलिए, आगे आप समझिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें समझ गए। टोपीनुमा वाला ऊपर वाला हेड होता है, उसमें एक जो है नुकीला भाग होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, एंजाइम होता है। वो एंजाइम अंडाणु को भेदने के लिए सहायक होता है और इसी टोपीनुमा मेम्ब्रेन को एक्रोसोमल कैप कहते हैं, क्योंकि यह कैप के समान होता है ऊपर वाला, समझ गए। दूसरा होता है बॉडी। बॉडी, स्पर्म की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, जबकि ऊपर वाला में क्या भरा होता है, अभी देखें, न्यूक्लियस का बना होता है, समझ गए, समझ गए ना। जबकि बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है, जो कि फीमेल की जनन नाल में इसकी गतिशीलता के लिए एनर्जी प्रदान करता है। जो क्या करता है कि फीमेल के भेजिना में जैसे ही मेल का स्पर्म जो है जाता है तो गतिशील देता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। तो यह ऊर्जा भरता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए फीमेल के जनन अंग में, समझ गए। जो एनर्जी प्रदान करता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, कौन? बॉडी, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा इसका होता है पूंछ है, टेल है। स्पर्म का टेल एक लंबी तथा पतली संरचना होती है जो इसकी गति में सहायता करती है। जो क्या करती है कि स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए गति में सहायता करता है। शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा होता है, जो लगभग 600 से 800 की संख्या में टेस्टिस में फैला रहता है और यही जो है आपके शुक्राणु का निर्माण करता है टेस्टिस में, समझ गए ना, शुक्रजनक नलिका। तथा इसकी संचय अधिवृष्ण में होता है। तथा इसका संचय कहाँ होता है? निर्माण तो आपका टेस्टिस करता है, लेकिन इसका संचय कहाँ होता है? स्टोरेज अधिवृष्ण में, एपिडाइडिमिस में होता है, समझ गए। शुक्राणु जो है मादा युग्मक ओवम को निषेचित कर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है और यही जो है शुक्राणु ही किसको करता है? अंडा को निषेचित करता है, फीमेल को। निषेचित होने के बाद जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हो गया आपका क्या चीज़? बॉडी, हेड, बॉडी और टेल हो गया स्पर्म के बारे में। अगर स्पर्म के संरचना के बारे में पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा 5 नंबर में, ओके। और फिगर बना दीजिएगा, हो गया। ऊपर में हल्का टोपी दीजिएगा, बीच में बॉडी को थोड़ा मोटा कीजिएगा, फिर उसके नीचे टेल को पूंछ के समान पतला कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है ना। अब आता है एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस अधिवृष्ण। अब मैंने आपको पढ़ाया कि अधिवृष्ण जो है टेस्टिस के ऊपर एक लेयर, टोपीनुमा लेयर सा होता है, समझ गए, लेयर सा। इसी में जो है आपका स्टोर भी होता है, स्पर्म स्टोर भी इसी में होता है। तो टेस्टिस के ऊपरी भाग में सभी शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनियन वैस्कुलर ट्यूब आपस में संयुक्त होकर अधिवृष्ण या एपिडाइडेमिस का निर्माण करती है। अब ये मोटा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जो शुक्रजनक नलिका है, जो बहुत सारे शुक्रजनक नलिका इसमें जो निर्माण करता है टेस्टिस को, वह सब के सब एक जगह आप आकर मिलता है, जिसके कारण यह जो है छतानुमा मोटा बना देता है परत। और इसी जगह जो है शुक्रजनक में ही क्या होता है आपको जो है संचय, अधिवृष्ण में ही, एपिडाइडिमिस में ही जो है संचय होता है। और ये एपिडाइडिमिस क्या होता है? यह सभी शुक्रजनक नलिकाओं का एक जगह पर मिलने के कारण एक मोटा सा लेयर बनाता है टेस्टिस के ऊपर, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलिए। इसी से आगे शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है? शुक्रवाहिका का निर्माण होता है, समझ गए। अधिवृष्ण के क्या कार्य है? यहाँ पे देख लीजिए। अधिवृष्ण का कार्य है कि यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है तथा उनके स्खलित या अपघटित होने तक उन्हें संचित स्टोर भी करती है। अब ये जो एपिडाइडिमिस होता है, यह एपिडाइडिमिस क्या करता है कि यह शुक्राणुओं को मैच्योर भी करता है, क्योंकि मान गए जो है टेस्टिस के अंदर जो नलिका सब है वो तो बना दिया, बना के क्या करता है? भेज देता है एपिडाइडेमिस में ही। और वो एपिडाइडेमिस क्या करता है? मैच्योर होने तक उसे रखता है या फिर
एजुकुलेट होने तक ही जो है रखता है, समझ गए। तो ये काम है आपका एपिडाइडेमिस का, समझ गए। आगे चलिए, चौथा है वास्ट डिफरेंस, समझ रहे हैं ना, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर में दो वास्ट डिफरेंस पाया जाता है क्योंकि दोनों टेस्टिस से जो है आपके लगे होते हैं, समझ गए ना, जो कि एपिडाइडेमिस तथा स्खलनीय वाहिका के मध्य स्थित होता है। जो कहाँ होता है, जो आपके एपिडाइडेमिस और स्खलिन वाहिका एजुकुलेटरी जो वेसल्स होता है, वेसिकल होता है, उसके बीच में यह मौजूद होता है वास्ट डिफरेंस। ओके, प्रत्येक स्क्रोटम से एक शुक्रवाहिका निकलती है। अब वही चीज़ें हैं, एक साइड यहाँ भी स्क्रोटम है, इधर भी स्क्रोटम है, तो दोनों से, चूंकि दोनों के ऊपर आपका जो है एपिडाइडेमिस का एक लेयर होता है इस प्रकार से, समझ गए ना, इस प्रकार से दोनों पर, तो दोनों से जो है क्या होता है, एक एक जो है शुक्रवाहिका वास्ट डिफरेंस निकलती है, समझ गए, स्क्रोटम से। चीज़ों को समझ गए। चलिए, पांचवा है स्पर्मेटिक कोर्ड वृषण रज्जु। स्पर्मेटिक कोर्ड होता है, नर में दो वृषण रज्जु स्पर्मेटिक कोर्ड भी पाए जाते हैं, पुरुष में दो वृषण रज्जु स्पर्मेटिक कोर्ड भी पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कार्य क्या है इसका, कार्य है, अब ये जो हम अभी देखें आपको स्पर्मेटिक कोर्ड, ये स्पर्मेटिक कोर्ड मनुष्य में दो पाया जाता है। इसका कार्य ये है कि वृषण जो है स्क्रोटम में वृषण रज्जु की सहायता से ही लटके रहते हैं। अब जो टेस्टिज होता है वह स्क्रोटम में यानी वृषण कोश में इसी स्पर्मेटिक कोर्ड के सहायता से ही लटका हुआ रहता है। मानिए कि जैसे ये स्क्रोटम है, दो स्क्रोटम है, ठीक है, तो इसमें जो टेस्टिज होता है यह किसके सहारे लटका हुआ है, तो ये जो लटका होता है यह जो है स्पर्मेटिक कोर्ड के सहारे ही जो है यह स्क्रोटम में यह टेस्टिज जो है लटका रहता है। तो ये चीज़ को समझना है। ओके, चलिए, छठा है सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय, शुक्राशय याद रखिएगा, सेमिनल वेसल। शुक्राशय का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। शुक्राशय कहने का मतलब है, अर्थ है कि नर में दो शुक्राशय सेमिनल वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर तथा मलाशय रेक्टम के निचले भाग के बीच में स्थित होते हैं। अब आपको पता है कि सेमिनल वेसल्स भी मनुष्य में दो होता है, लगभग सब के सब अभी तक जो देखे हैं दो दो हो पाया जाता है। नर में दो शुक्राशय सेमिनल वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि मूत्राशय, यूरिनरी तथा मलाशय रेक्टम के निचले भाग के बीच में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, जो मूत्राशय और मलाशय के निचले भाग के बीच में स्थित होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। शुक्राशय का काम क्या है, महत्वपूर्ण है। इस शुक्राशय का कार्य होता है कि एजुकुलेशन स्खलन के दौरान सेमिनल वेसल्स एक चिकना एवं क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है, जिसे शुक्राशय द्रव सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, समझ गए। यह सेमिनल फ्लूइड कुल सिक्रेट होने वाले वीर्य का लगभग 60% प्रतिशत हिस्सा बनाता है। अब मान गए, देखिए आपके टेस्टिस से तो जो है स्पर्म आ गया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्पर्म होता है। अब स्पर्म जब सेमिनल वेसल्स की तरफ आता है, शुक्राशय के तरफ, तो यह शुक्राशय क्या करता है, एक आपका शुक्राशय द्रव जो है बनाता है, सेमिनल फ्लूइड बनाता है। और यह सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, आपको स्पर्म को चिकना और क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है, समझ गए, सेमिनल वेसल्स, जिससे हम शुक्राशय द्रव कहते हैं। यह सेमिनल फ्लूइड जो होता है यह सीक्रेट होने वाला वीर्य यानी सीमन एक पुरुष से सीक्रेट होता है, तो उसमें 60% प्रतिशत जो है यही सेमिनल फ्लूइड का होता है, शुक्राशय द्रव का होता है, जो सेमिनल वेसिकल से क्या होता है, सीक्रेट होता है, समझ गए। चीज़ों को ध्यान में रखना है। सातवां है स्खलन वाहिका एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट का मतलब है कि नर में दो स्खलन वाहिका एजुकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। नर में एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिका भी दो है, जो कि दो वैस डिफरेंस तथा दोनों शुक्राशय सेमिनल वैसेन से निकलने वाले दो वाहिका प्रत्येक से एक एक के संयुक्त होने से बनती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एजुकुलेटरी डक्ट जो होता है यह दो वास डिफरेंस से एक निकलने वाला और दो सेमिनल वेसल्स से एक निकलता है, और यही दोनों ये दो दो एक बन जाता है और ये दो एक बन जाता है, और ये दोनों मिलकर जो है क्या करता है, संयुक्त रूप से दो वाहिका बना देता है, और यही जो है एजुकुलेट करता है क्या चीज़ को, सीमेन को। चूँकि सेमिनल वेसल्स किसको एजुकुलेट करता है, द्रव को, सेमिनल फ्लूइड को, शुक्राशय द्रव को, समझ गए। जबकि वास डिफरेंस क्या करता है, जो है आपके शुक्राणु को लेकर आता है और यह द्रव को आपस में मिला देता है, तो बन जाता है क्या चीज़, सीमेन वीर्य बन जाता है, और फिर दोनों से जो है दोनों वाहिका से जो है आपके सीमेन निकलता है, समझ गए चीज़ों को। आगे की तरफ
अब एजुकुलेटरी डक्ट्स का काम क्या है? तो यह शुक्राशय द्रव, सेमिनल फ्लूइड तथा स्पर्म को क्रमशः शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स एवं टेस्टिस से यूरेथ्रा की ओर ले जाने का कार्य करता है। बताए हैं कि सेमिनल फ्लूइड से एक नली निकल जाता है, दोनों सेमिनल फ्लूइड दोनों जो सेमिनल वेसल्स है वह एक बन जाता है, एक हो जाता है, और दो जो आपका सेमिनल वेसल्स है एक हो जाता है, और जो टेस्टिज है दोनों मिलकर जो है क्या करता है, आपको स्पर्म को जो है कन्वर्ट कर देता है सीमेन में, और वह यूरेथ्रा की तरफ जो है एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन के लिए मूत्र मार्ग की तरफ ले जाता है सीमेन को। समझ गए? तो यही आपका स्खलन जो है वाहिका का काम है। 8वां है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का इसमें क्या रोल होता है देख लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुष में ही पाई जाती है। यह पेल्विक गुहा, पेल्विक कैविटी में मलाशय के सामने तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुष में ही होता है। यह पेल्विक कैविटी के मलाशय के ठीक सामने होता है। समझ गए ना? मलाशय के यह ठीक सामने होता है तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे होता है। ओके। अब सिम्फेसिस प्यूबिस का कहने का मतलब क्या है? तो आपका जो पेनिस होता है ना, तो पेनिस के जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे बाल उगता है वही सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। तो इसी सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे जो है आपके क्या होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, और मलाशय के सामने होता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पतले तथा दूध जैसे तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है, जो वीर्य का लगभग 30% पार्ट को बनाता है। अब आपको पता है कि 60% पार्ट कौन बना दिया? सेमिनल वेसल से निकलने वाला द्रव, और बाकी 30% कौन सा पार्ट होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला द्रव। जो चिपचिपा और सफ़ेद कलर का जो द्रव होता है वही आपका प्रोस्टेट वाला होता है। समझ गए ना? जो क्या करता है, आपको एजुकुलेट होने से पहले ही जो है यह द्रव निकलता है मेल के पार्ट से। समझ गए ना? तो यही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है, जो क्या करता है कि यह जो है फीमेल के अम्लीयता जो होता है ना, चूँकि फीमेल का जो वेजिनल होता है वह अम्लीयता होता है, उसमें अम्ल का मात्रा होता है। तो जैसे ही आपका जो सीमेन है, स्पर्म है, जाएगा फीमेल में, तो अगर ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं ये तरल को सीक्रेट करेगा, तो वहाँ पे अम्लीय होने के कारण सारा का सारा जो है शुक्राणु क्या होगा? नष्ट हो जाएगा फीमेल के पार्ट में जाते ही। तो वैसे में क्या होगा? निषेचन होगा ही नहीं। तो ये क्या करता है कि अम्लीयता को कम करता है, दूर करता है फीमेल के पार्ट में जाने के बाद, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वह आगे की तरफ आसानी से जाता है, वहाँ पे नष्ट नहीं होता है। समझ गए? तो ये आपका हो गया आपका यहाँ पे चीज़ें। 9वां है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम होता है कि वयस्क नर का मूत्र मार्ग लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह मूत्राशय की नेक से प्रारंभ होकर बाहरी मूत्र मार्गीय छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। समझ गए? नर में पाए जाने वाला यूरेथ्रा उत्सर्जन तथा जनन दोनों तंत्र से संबंधित है। मूत्र मार्ग जो होता है, चूँकि नली तो एक गो है, इसी रास्ते से आपको मूत्र भी आता है और इसी रास्ते से आपका स्पर्म भी आता है, तो दोनों का काम यह मूत्र मार्ग करता है। तो यह उत्सर्जन और जनन दोनों से संबंधित होता है। यह मूत्र तथा वीर्य दोनों को ही रास्ता प्रदान करता है। समझ गए? यह 19 से 20 सेंटीमीटर नर में लंबा होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, 10वां है फेनिस है, सीसन है। सीसन आपका एक बाहरी अंग है जो नर में पाए जाने वाला एक बेहद ही कोमल, लचीला और बेलनाकार मांसल्स का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल भाग होता है, जिसमें कोई हड्डी नहीं होता है, जिसमें आपका पूर्णतः मांसल्स मांसपेशी का बना होता है, और ब्लड वेसल्स का बना हुआ एक बेलनाकार जो है आकृति वाला एक जो है जनन का अंग होता है। समझ गए? पुरुष में। अब इसका कार्य क्या होता है पेनिस का? तो सब लोग समझ रहे होंगे। पेनिस का कार्य होता है मूत्र त्यागना, यूरिन को बाहर उत्सर्जन करना। यह मैथुन क्रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो है इसके द्वारा सीमेन को महिला की वैजिना में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। यह एजुकुलेशन यानी स्खलन का भी काम करता है, जिसमें सीमेन को महिला के अंगों में ट्रांसफ़र होता है। समझ गए? ये हो गया। अब आता है एजुकुलेशन स्खलन। स्खलन समझ लीजिए। मैथुन क्रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर द्वारा बाहरी मूत्र मार्गीय छिद्र से होते हुए वीर्य का त्याग करना ही स्खलन कहलाता है। मतलब कोई पुरुष है, समझ गए, जब वह अपने इंटरकोर्स के दौरान जब उसके पेनिस के रास्ते से जब उसे स्पर्म का जो है निकलना ही जो है एजुकुलेशन कहलाता है, स्खलन कहलाता है। इस वीर्य में शुक्राणु, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित द्रव आदि
होते हैं। और यही जो है हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, टोटल आप इंग्लिश में इसको नीचे जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन से अंग है, तो अंग में यही है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है थैलीनुमा रचना होता है, समझ गए, जो क्या करता है वृषण को अपने अंदर रखने का काम करता है, समझ गए ना। यह बाहर झूलती हुई स्किन का बना हुआ एक थैला है जिसमें आपका वृषण टेस्टिज होता है। टेस्टिज क्या है, टेस्टिज आपका जो है एक अंडाकार जो है आपका संरचना होता है जो वृषण के अंदर स्थित होता है, समझ गए। यह 2 होता है संख्या में, जो फीमेल के ओवरी मतलब अंडाशय के समान होता है, समझ गए, जिसे जनन ग्रंथि भी कहते हैं। यह क्या करता है टेस्टिज, यही जो है आपके स्पर्म का निर्माण करता है। इसी टेस्टिज में बहुत सारे जो है आपके वाहिकाएं होते हैं। यही वाहिकाएं जो है 600 से 800 की संख्या में होता है, जो क्या करता है स्पर्म को निर्माण करता है, समझ गए, चीज़ों को समझ गए। चलिए एपिडाइडेमिस होता है। अब जैसे ए वाला है, एपिडाइडेमिस अधिवृषण होता है, जो आपको वृषण के ऊपर में ही जो है लगा होता है। दोनों वृषण के ऊपर में एक मोटा सा जो है लेयर रहता है, समझ गए, जो सारे अंदर का 600 से 800 जो वैसेल्स जो स्पर्म का निर्माण करता है, वह सब के सब एक जगह पर यहाँ आकर मिलता है, समझ गए। और मिलने से इसी अधिवृषण में एपिडाइडेमिस में जो है संचय होता है। स्खलन से पहले तक संचय जो है इसी में होता है, सीमेन का, समझ गए। और यहीं से जो है आपका एक नली भी भास डिफरेंस निकलता है ऊपर की तरफ, जो शुक्र वाहिका यानी शुक्राणु को लेकर आगे की तरफ जाता है दोनों से, समझ गए। फिर होता है स्पर्मेटिक कोर्ड होता है। अब इसमें स्पर्मेटिक कोर्ड होते हैं, समझ गए। इसी स्पर्मेटिक कोर्ड के द्वारा आपके शुक्राशय जो है वृषण कोश के अंदर आपका जो है टेस्टिज लगा रहता है, झूलता रहता है, जो लगा हुआ रहता है, समझ गए। एजुकुलेटरी डक्ट का मतलब है कि यह जो है दोनों आपके स्क्रोटम से जो है क्या होता है आपके निकलता है, डक्ट निकलता है, और ये जो है दोनों एक एक लेके आगे की तरफ जाता है, जिसमें आपका सीमेन होता है, समझ गए, पदार्थ होता है। सॉरी, इससे पहले आपका यहाँ पे सेमिनल वैसेल्स है, जो क्या करता है कि यह वाहिका शुक्राशय होता है, समझ गए, जो क्या करता है सेमिनल फ्लूइड जो है रिलीज करता है। और यह सेमिनल फ्लूइड लगभग 60% भाग होता है सीमेन का, समझ गए। और उसके बाद एजुकुलेटरी डक्ट है। यह एजुकुलेटरी डक्ट क्या करता है कि सीमेन को जो है आपको यूरेथ्रा की तरफ ले जाकर पहुँचाता है, समझ गए ना, चीज़ों को समझ गए। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो एक द्रव चिपचिपा सफ़ेद कलर का द्रव छोड़ता है, जो 30% सीमेन के भाग का रहता है। और यूरेथ्रा का काम है कि यह यूरेथ्रा जो है आपके मूत्र मार्ग और जनन दोनों में एक ही है, समझ गए। और सीसेन के काम है कि यह स्खलन का काम करता है, यानी स्पर्म को बाहर निकालने का। चीज़ों को समझ गए। चलिए विदा लेते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।